हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज डिस्कशन शुरू करते हैं। उससे पहले क्लैट यूजी 2024 के लिए एवेंजर बैच हमारा शुरू हो चुका है। नेक्स्ट बैच जो है वो 11th ऑफ जैन से शुरू होने वाला है। आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। वी आर ब्रिंगिंग रिवॉल्यूशन इन क्लैट प्रेप। इतना नॉमिनल कॉस्ट पे क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी कोई नहीं देगा, हम दे रहे हैं। आपको ऐसे कोर्स लेना भी नहीं है। जाओ एप्लीकेशन पे डेमो क्लासेस देखो। अगर आपको 1% में कहीं से डिफरेंस लग जाए तो बताना। ये सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली हैं। साथ ही साथ क्लैट यूजी 2025 के लिए विजेता बैच भी 2 दिन पहले से शुरू हुआ है। आप इन दोनों कोर्सेज को डिस्क्रिप्शन से हमारी एप्लीकेशन में जाके पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे एंड शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। सबसे पहले देखिए, यहां पे एक न्यूज आई हुई है। न्यूज क्या है? वी फेल शॉर्ट सेज जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सेज टाटा सन्स चेयरमैन ऑन एयर इंडिया फ्लाइट रो। तो ये न्यूज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो कुछ है नहीं, लेकिन देश दुनिया में क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी हुआ क्या है गाइस? हुआ ये कि ये आपकी एयर इंडिया, जो कि आपको पता है अब टाटा सन्स के द्वारा एक्वायर करी जा चुकी है, उनके फ्लाइट के दौरान एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक 70+ एज की ओल्ड वुमेन के ऊपर एक ड्रंक पैसेंजर ने पी किया और वो मामला जो है अब सामने आ रहा है और उसी की वजह से पूरा बवाल चल रहा है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ ऐसा खास है नहीं, बट हाँ, देश दुनिया में क्या है अपने को पता होना चाहिए। इसी पे मेरे को एक क्वेश्चन है, उसका जवाब दो। एयर इंडिया जो है वो कब बनी थी? चलो यही जवाब दे दो, ठीक है। विस्टाडोम कोचेस ट्रायल रन ऑन कालका शिमला हेरिटेज रूट। अभी विस्टाडोम कोचेस क्या होते हैं? नाम आपने पहले भी सुना होगा, बहुत जगहों पे हमारी सरकार इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करती है। विस्टाडोम कोच ना कुछ इस तरीके से होते हैं गाइस, जिसमें ऊपर भी ट्रांसपेरेंट आपका विजिबिलिटी रहेगी, राइट एंड लेफ्ट 360 डिग्री आप जो है पूरा बाहर देख सकते हो। और ये जो है अभी फिलहाल बात हो रही है कालका शिमला हेरिटेज रूट पे इसको इंप्लीमेंट करने की, और इसमें कुछ खास आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है नहीं। अवॉइड फर्दर डिले इन कंडक्टिंग द सेंसस, ये डिटेल में देखने वाला आर्टिकल है। सेंसस क्या होता है, अभी ये किस सेंसस की बात हो रही है, क्या डिले हो रहा है, जिस पर एडिटोरियल में बात हो रही है, तो इस पे हम आएंगे। पहले थोड़ा सा सेंसस के बारे में जानते हैं, ठीक है। अगर मैं अंग्रेजी लैंग्वेज में या डिफाइन कर दूं सेंसस को क्या होता है, तो भाई पॉपुलेशन सेंसस इज द टोटल प्रोसेसिंग ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालिसिस, डिसमेंटिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डेटा pertaining at a specific time of all persons in a country or a well defined part of a country। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आपको अब बोलूं क्या होता है, मतलब ये होता है भाई कि देश में आपके एक पर्टिकुलर जगह पे किस तरीके के लोग रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, कितने जेंडर के कितने कितने लोग हैं, कास्ट बेसिस पे कितने कितने अलग अलग टाइप के जो कल्चरल एंड हेरिटेज डायमेंशंस हैं, डायस्पोरा क्या है। तो ये सारी चीज को इकट्ठा करने की कोशिश करी जाती है इस डेटा के थ्रू, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है ट्रेंड इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। इंडियन सेंसस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज अंडरटेकन इन द वर्ल्ड, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है उसमें इस तरीके की चीज करना अपने आप में लार्जेस्ट कैटेगरी में चली जाती है। नोडल मिनिस्ट्री कौन है? बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, नोडल मिनिस्ट्री इज द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में अंडर में आ जाएगा। अंटिल 1951 सेंसस ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो एडहॉक बेसिस पे बनती है। एडहॉक का मतलब क्या होता है? पार्ट टाइम। जैसे बहुत सारे हमारी टीम में जैसे आज की डेट में 30 टीचर्स हैं, ठीक है, तो क्लैट पॉइंट ने उसमें से कुछ टीचर्स को एडहॉक बेसिस पे रख रखा है, कुछ टीचर्स को परमानेंट बेसिस पे रख रखा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडहॉक एंड परमानेंट? एडहॉक मतलब वो पार्ट टाइम बेसिस पे हैं, वो कहीं और भी काम करते हैं और यहां भी पढ़ाते हैं। परमानेंट मतलब वो हमारे परमानेंट एम्प्लॉयड हैं, वो सुबह 9 से 8 की शिफ्ट करते हैं। एक हाइपोथेटिकल समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया है। तो पहले जो है ना एडहॉक बेसिस पे होता था, कोई परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं होता था जिसपे सेंसस गवर्न हो रहा है। सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेंसस एक्ट 1948। द बिल फॉर दिस एक्ट वॉज पायलटेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उस समय के गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, ठीक है। द पॉपुलेशन सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट, किसके अंडर में आता है? आपको पता है
यूनियन सब्जेक्ट होता है, स्टेट सब्जेक्ट होता है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो ये यूनियन सब्जेक्ट में आता है अंडर आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सीरियल नंबर 69 ऑफ द 7th शेड्यूल के अंदर इसके बारे में लिस्टिंग करी गई है। और जानते हैं हिस्ट्री ऑफ सेंसस क्या है, हमारे देश में कैसे सेंसस आया, क्या ये अभी से ही है या पहले भी देखा जाता था? तो एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड में ऋग्वेदा के अंदर भी आपको इसका जिक्र मिला है। 800 से 600 बीसी के दौरान, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब आफ्टर डेथ, पता है ना? नहीं पता है तो आज पता पड़ गया होगा, ठीक है। तो इसमें ये कहा जाता था कि भैया ऋग्वेदा के टाइम पे 800 से 600 बीसी के, ऋग्वेद में ऐसा लिखा हुआ है कि 800 से 600 बीसी के समय में पॉपुलेशन का डेटा मेंटेन किया जाता था। फिर देखो अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, उनकी किताब है जिसमें यह लिखा हुआ है कि 3rd century BC prescribed the collection of population statistics as a measure of state policy for taxation। आईन अकबरी के अंदर आपने देखा है कि ये सारी चीजें जो हैं आईन अकबरी अकबर के समय की है। 15th सेंसस 2011। अब लास्ट सेंसस हमारे देश में कब हुआ है? तो लास्ट सेंसस जो है ना 15th नंबर का था, कब हुआ है गाइस? 2011 में, जिसको हम 15th सेंसस के नाम से जानते हैं। इसके बाद 16th सेंसस होने वाला था 2021 में, 10-10 ईयर के गैप में मोस्टली ये होते हैं। तो 2021 में जब इसको करा जाने वाला था तो आपको और हमको पता है कि पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर क्या आ गया? कोविड आ गया, जिसके चलते हुए ये ठंडे बस्ते में चला गया। आज का जो एडिटोरियल आया हुआ है ना, वो यही आया हुआ है कि भैया इसको जल्द से जल्द करो, पुराने डेटा में क्यों पड़े हुए हो, अब नया करना है तो उसको करो ना। तो वही चीज यहाँ पे आज के आपने डिस्कशन में देखा। तो 2021 के अंदर जो सेंसस होने वाला था उसका नाम था 16th सेंसस, ठीक है। अब फर्स्ट डिजिटल सेंसस था वो, ऑल्सो विद प्रोविजन फॉर सेल्फ इनुमरेशन। पहले सिर्फ मेल फीमेल का ऑप्शन होता था, अब ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन है। तो ये भी यहाँ पे नई चीज इंप्लीमेंट हुई है, ध्यान रखिएगा, रिगार्डिंग सेंसस 2021, ठीक है। चलिए इसके बाद टेम नॉट लेम। ये यार देखो जलीकट्टू वाला हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया है ना, आई थिंक 2 से 3 दिन पहले किया है। प्लीज जाके उस वीडियो को आज देख लेना, वही यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, कुछ नया पॉइंट नहीं निकल के आ रहा है। जलीकट्टू क्या था? एक कल्चरल गेम है जो कि कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में होता है। इसमें हमने देखा था कि जो बुल होती है उसके हम्प को कंट्रोल करना होता है। अगर आपने हम्प को कंट्रोल कर लिया मतलब आपने बुल को कंट्रोल कर लिया, और बुल को अगर कंट्रोल कर लिया आपने, ठीक है, अब बुल नहीं लग रही लेकिन मान लो, तो आप जीत जाओगे। और अगर बुल जीत गई तो जो बुल को जिसने पाला है, बुल को जिसने तैयार किया है, ही विल बी द विनर। इसके ऊपर आपने काफी मैटर्स पे बवाल देखा, कोर्ट ने इस पे रोक भी लगाई थी, तमिलनाडु सरकार ने फिर उसमें अमेंडमेंट ले आया था। ये सारी चीजें हमने डिटेल में देखी हुई हैं, तो देयर इज नथिंग टू यहाँ पे जो है रिपीट। आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट, एनिमल्स को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वो भी यहाँ पे क्वेश्चंस था। इसके बाद देखिए क्या है, कैन फॉरेन यूनिवर्सिटीज सेटअप कैंपस इन इंडिया नाउ। तो देखो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी रिसेंट वाली, उसमें ये कहा गया था कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड जो है उनको अलाउ किया जाएगा भारत के अंदर अपना जो है कैंपस स्टैब्लिश करने के लिए। 2 कारण थे, पहला कि हमारे यहाँ के लोगों को भी एजुकेशन बाहर वाली मिल जाए, कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। दूसरा कि देखो जब आप इंडिया से बाहर जाते हो ना, तो आप फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारा वो खत्म करते हो। तो हमारी सरकार जो चाहती थी कि ये ना करना पड़े, ठीक है। तो भाई द ऑब्जेक्टिव इन प्रमोटिंग इंडिया एज ए ग्लोबल एजुकेशन डेस्टिनेशन इज प्राइमरीली सेव लॉस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि हमारे लोग बाहर जाते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या जो बंदा बाहर जाता है वो सिर्फ उस यूनिवर्सिटी से पढ़ने के लिए जाता है? नहीं। एक बहुत बेसिक फैक्ट यहाँ पे मुझे लगता है कि सरकार मिस कर रही है कि बच्चा जो है ना वहां पे जाता है वहां के माहौल को भी अडेप्ट करने के लिए, वहां पे कैसे कल्चर हैं, वहां पे कैसे लोग हैं, उनके बीच में रहने के लिए, पर्सपेक्टिव बिल्ड करने के लिए। तो अगर जस्ट टेक एन एग्जांपल कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जस्ट टेक एन एग्जांपल, बस हाइपोथेटिकल है, वो आके दिल्ली में खुल भी जाए, पर रहेगी तो दिल्ली ही ना, तो क्या बच्चा जाएगा? मतलब बच्चे को अगर ऑप्शन होगा इंग्लैंड जाना, यहां जाना, तो वो कहां प्रेफर करेगा? जिसके पास पैसा होगा वो तो अभी भी फॉरेन ही जाना चाहेगा। लेट्स सी क्या होता है इसमें लॉन्ग लास्टिंग। इसके बाद देखो द हिंदू के अंदर ना टेक्स्ट वाले पेज का जो सेकंड पार्ट होता है उसमें डेली एक वर्ड ऑफ द डे आता है, और आप लोग क्लैट, एनएल सेट, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें CR,
RC ये सब आता है ना, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप डेली जो एक वर्ड है ना सीखना अच्छे से, वो ये सीख सकते हो। जैसे कि आज तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके समझ लेना, बट ये रोज मैं नहीं करूंगा, आप अपने एंड से करो। द हिंदू न्यूज़पेपर में आता है, और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं PDF में डेली डाल दिया करूं। इसके बाद आर्मी किल्स 2 इन्फ्लेटेटर्स नियर LOC इन पूंछ, सीजेस वेपन्स वॉर लाइक स्टोर्स। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, देश दुनिया में क्या चल रहा है पता होना चाहिए। तो भाई पूंछ के पास जो है 2 इन्फ्लेटेटर्स भारत में घुस रहे थे, उनको भारत की आर्मी ने मार गिराया है। उनके पास से काफी सारे सामान मिले हैं, तो उसकी फोटो यहां पे आप देख पा रहे हो। डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सिंगल वुमेन डिनाइड एबॉर्शन। चलो इस पे मैं आऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा ना MTP एक्ट के बारे में मैं आपको दिखाता हूं। देखो भाई, भारत के अंदर ना पहले MTP एक्ट जो है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 चलता था, ठीक है। अभी MTP अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया था, उसके बाद इसमें काफी सारी चीजें चेंज करी गई थी। क्या क्या चेंजेस किए गए थे वो देखते हैं। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ओपिनियन रिक्वायर्ड। पहले क्या होता था, अगर आप 20 वीक्स तक के अंदर अबॉर्शन करा रहे हो तो आपको 2 डॉक्टर की परमिशन चाहिए होती थी, ठीक है, और 1 डॉक्टर की विद इन 12 वीक्स। अब क्या कर दिया है, 20 वीक्स के लिए 1 ही डॉक्टर चाहिए, एंड इवन 20 से 24 भी अलाउ किया गया है 2 डॉक्टर के परमिशन से, ठीक है। पहले 20 वीक का लिमिट होता था 1971 वाले में, इसमें 20 से 24 कर दिया गया है। इवन 24 वीक्स से ऊपर भी कर दिया गया है सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटीज में, मतलब अगर महिला की जान को या कुछ खतरा है तो 24 वीक्स के बाद भी किया जा सकता है। प्रीविसी के बारे में कोई मेंशन नहीं था, यहां पे बोला गया है भैया जो वुमेन है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहां पे क्या है, यहां पे देखो हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था रिसेंट, मुझे केस का नाम याद आ नहीं रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट का वो मैटर था जिसमें एक वुमेन को अलाउ नहीं किया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, तो वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे बोला कि 20 वीक्स के बाद अगर वुमेन सिंगल है तब भी जो है वुमेन को, सिंगल मतलब शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है, तब भी उसको 20 से 24 वीक्स वाला जो है कॉन्सेप्ट, उसके अंदर अबॉर्शन करने की परमिशन दी जाए, ठीक है। लेकिन जो हमारा एक्ट है उसमें ये चीज नहीं लिखी है। एक्ट में 20 से 24 वीक्स के लिए ना रूल 3 सब क्लॉज बी जो है MTP अमेंडमेंट एक्ट 2021 का, क्या नाम है इसका, रूल 3 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज बी, इसके अंदर ना प्रोहिबिटेड है अनमैरिड वुमेन को 20 से 24 के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा है कि महिलाओं को भैया अलाउड है चाहे वो अनमैरिड भी हों। तो अभी एक महिला का केस था महाराष्ट्र का, आई थिंक मुंबई का, वहां पे उसको अलाउ नहीं किया गया डॉक्टर्स के द्वारा, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है लेकिन एक्ट में तो अभी तक कोई चेंज नहीं किया गया है, और यही मैटर जो है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है जिसकी वजह से उस महिला को अबॉर्शन नहीं हो पा रहा है। तो यही मामला भी फिर से कोर्ट में आ रहा है, लेट्स सी क्या होता है। तो ये वाली चीज है। देखिए हमारे देश में ना कानून बन जाते हैं लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने में भाई बड़ी दिक्कत होती है। अब ये हमने सबने पढ़ लिया था, खूब सारी लोगों ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर कर दी थी, लेकिन अब जिस पे बीत रही है उस बेचारी महिला के ऊपर, वो मतलब इधर से उधर घूम रही हैं, केसेस फाइल कर रही हैं इस हालत में, तो भाई और हर दिन उनका दिन भी बीतता जा रहा है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई रूल्स रेगुलेशंस आ जाते हैं लेकिन इन दी एंड जो है जो इंसान होता है उसको बहुत कष्ट सहना पड़ता है, जो अभी आप यहां पे देख रहे हैं। भारत का लॉ अबॉर्शन पे क्या कहता है, सेक्शन 312 ऑफ IPC 1860 क्रिमिनलाइज वॉलेंटरली कॉजिंग मिसकैरेज, पर ये MTP एक्ट अलग है, ठीक है। फिर 2021 में क्या हुआ बताया मैंने आपको, कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं, ध्यान रखना। 1971 वाले में 20 वीक्स के अंदर 2 बंदों की परमिशन चाहिए थी, अभी 20 वीक्स के लिए 1 बंदे की परमिशन चाहिए। 1971 वाले में 20 से 24 वीक्स के लिए अलाउड ही नहीं था, अब 20 से 24 वीक्स इजीली अलाउड है 2 लोगों की परमिशन के लिए। MTP एक्ट मैरिड लोगों को अलाउ करता है, डाइवोर्सी लोगों को अलाउड करता है, लेकिन अनमैरिड वुमेन्स को नहीं करता है। 20 वीक्स के अंडर में करता है, 20 से 24 में नहीं करता है, जो 2021 में अमेंडमेंट आया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा था कि 20 से 24 वीक्स में भी भैया ये देना पड़ेगा। लेकिन ये मामला जो है ये कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि चला जा रहा है, ठीक है। सेक्शन 3B ऑफ जो रूल है वो कैटेगरीज ऑफ वुमेन
हु शैल बी कंसिडर्ड इज एलिजिबल फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 24 वीक्स। वो कौन कौन सी हैं? 24 वीक्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? रेप सर्वाइवर्स, माइनर्स, चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस, ठीक है। अनमैरिड वुमेन्स के लिए लॉ जो है चुप है। तो वही यहां पे पूरा मसला जो है वो फंसा हुआ है। इंडिया कैन फॉलो द एग्जांपल ऑफ यूके वेयर प्रेगनेंसीज कैन बी टर्मिनेटेड एनी टाइम। WHO की भी कोई गाइडलाइन नहीं है कि प्रेगनेंसी जो है ना यहीं तक होनी चाहिए। तो इंडिया में अभी देखो कहां प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी का अबॉर्शन यहां तक, मतलब इस टाइम पीरियड तक ही होना चाहिए। WHO की कोई गाइडलाइन नहीं है। देखो यहां पे 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहला, अनमैरिड वुमेन, ट्रांसजेंडर्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था इसको इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रही है क्योंकि जो एक्ट है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तो ये हमने कुछ जाना रिगार्डिंग दिस। देखो एक बात बहुत साफ है, वो बात ये साफ है कि हम लोग ना कोई भी चीज आती है उसको बहुत शेयर करते हैं, हमें लगता है सब हो जाएगा, लेकिन जब आदमी पे अपने पे बीतती है ना तब बहुत दिक्कत आता है। मैं बस आज ये न्यूज पढ़ रहा था तो मुझे काफी बुरा लग रहा था क्योंकि आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट द गर्ल कि भाई वो अभी इस पॉइंट पे है कि मेंटली इतना प्रॉब्लम हो रहा होगा, उसे बच्चा नहीं चाहिए होगा बिकॉज शी इज अनमैरिड, या जो भी उसका रीजंस रहा हो, बट अभी वो कोर्ट केसेस लड़ रही है अपने आप को एक मतलब उसकी बॉडी है एंड शी हैज द राइट टू डू एनीथिंग विद दैट किड, बट स्टिल वो इधर से उधर पोस्ट टू पिलर जो है वो घूम रही हैं, परेशान हो रही हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। और प्रॉब्लम ये ना कि आप लोग कहोगे सर केस फाइल कर दो, भाई हर केस को इतनी जल्दी सुनवाई नहीं होती है। एवरीवन इज नॉट अर्नब गोस्वामी की भैया एंटिसिपेटरी बेल मिल जाएगी जैसी केस फाइल होगा, ये बात समझ लो। ये प्रॉब्लम है, जब आम आदमी पे बीतती है ना तब दिक्कत आती है। यहां पे क्या हुआ है, एस चाइना ओपन्स, और मैं किसी यहां पे पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में बोल रहा हूं। आप कोई सी पॉलिटिकल पार्टी होगी ना, आप चाहे किसके भी सपोर्टर हो, जब आम आदमी पे आती है ना तो प्रॉब्लम बहुत होती है, चाहे फिर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में गवर्नमेंट चल रही हो, ये फैक्ट है। इसीलिए बहुत आंख बंद करके इधर उधर मत ध्यान दिया करो, अपने पढ़ाई लिखाई कर लो। एस चाइना ओपन्स बॉर्डर आफ्टर 3 years, थाउजेंड्स रिटर्न्स होम। तो चाइना ने जो है ना अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को काइंड ऑफ ऐसे कर दिया है क्योंकि वहां पे भाई केस रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं, उनकी वैक्सीन भी घटिया थी, मैंने आपको बताई है। आज एक न्यूज और है कि चाइना में ना इंडिया की जो वैक्सीन है कोविड की, उसकी बड़ी डिमांड हो रही है ब्लैक मार्केट में, क्योंकि उनकी वैक्सीन को लोग थोड़ा सा खराब मान रहे, इफिशिएंसी भी 50-60% थी। चलो चाइना की वैक्सीन का नाम ही बता दो यार, यही कर सकते हो ना। तो लोग आ रहे हैं भाई, वही न्यूज है। स्वीडन कैन नॉट मीट टर्की डिमांड्स फॉर नेटो बिड, पीएम ने ऐसा बोला है। पहले तो मैं आपको देखो 2 कंट्री बताना चाहता हूं जो आपके सामने लिखी हुई हैं, स्वीडन एंड नॉर्वे। इनके बगल में देखो आपको दिख रहा होगा क्या, रशिया, ठीक है, गलत बोल दिया यार, स्वीडन एंड फिनलैंड देखो यार, ठीक है। ये दोनों चाहते हैं नेटो में जुड़ना, और आपका यूक्रेन का है, ये देखो रशिया है, आपका यूक्रेन इधर हो गया। तो अब ना यहां पे क्या प्रॉब्लम हुई, रशिया को तो प्रॉब्लम ये थी कि नेटो जो है ना वो यहां पे ना आए। अब ये क्यों प्रॉब्लम थी रशिया को यूक्रेन में नेटो के आने से, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, लेकिन इनको काइंड ऑफ रिवाइज करा देता हूं। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, नेटो का एक प्रिंसिपल है कि भाई अगर आप हमारे पार्ट हो तो हमारे सोल्जर्स आपकी कंट्री में जाएंगे। जस्ट टेक एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, नेटो का मेंबर पाकिस्तान बन जाए एंड नेटो की सेना जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे इंडिया के अगेंस्ट में खड़ी हो जाए, क्योंकि नेटो का तो प्रिंसिपल ये ना कि अगर तुम्हारी हमारे मित्रों से लड़ाई होगी जो नेटो के पार्ट होंगे तो हम सब मिलकर तुम्हें लड़ेंगे, यही है ना। तो रशिया को यूक्रेन से दिक्कत थी, बिल्कुल सही था। पर आप यूएस को देखो कि कैसे वो पंप अप करता है चीजों को। यूएस ने ना यहां पे फिनलैंड एंड स्वीडन को भी तैयार कर दिया कि भाई तुम भी आ जाओ नेटो में। अब रशिया को और गुस्सा है क्योंकि ये भी रशिया के पड़ोसी देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान में कल को नेटो आ रही है, फिर पता पड़ा नेपाल और श्रीलंका से बात करने लग गई, तब तो इंडिया को गुस्सा आएगा ही आएगा ना। तो वही चीज यहां पंप करने का काम कर रहे हैं। लेकिन नेटो के ग्रुप के अंदर एक कंट्री है जिसका नाम है टर्की, वो थोड़ी सी रशिया के क्लोज भी है। आपको याद होगा S-400 मिसाइल सिस्टम भी रशिया से उसने खरीदा था जब यूएस को दिक्कत हुई थी। तो बात यहां पे ये है कि टर्की का ये कहना है कि भाई हम स्वीडन एंड फिनलैंड को नेटो का पार्ट नहीं होने देंगे, हम तभी होने देंगे जब स्वीडन और फिनलैंड जो है हमारी बात सुने। देखो क्या है ना, कर्दिश मिलिटेंट्स जो होते हैं उससे टर्की बहुत परेशान है, और आपका स्वीडन जो है ना उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। टर्की ये चाहता है कि भाई उनके जो मिलिटेंट्स आपने पकड़ रखे हैं हमारे यहाँ भेजो और उनका सपोर्ट बंद कर दो। स्वीडन ने कहा कि हम डायरेक्टली डिमांड नहीं मान सकते हैं, तो ये मामला भी बस वही चला जा रहा है, लटका जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो आज हमने लास्ट में स्वीडन फिनलैंड नेटो का कॉन्सेप्ट समझा,
चाइना की न्यूज़ देख लिया है, यहाँ पे MTP एक्ट को डिटेल में देखा है, अच्छा आर्टिकल था। यहाँ पे इंडियन आर्मी के कारनामे देखे हैं देश को प्राउड करते हुए। वर्ड ऑफ द डे देख लिया, ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वाली न्यूज़ देख ली है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। सेंसस को डिटेल में समझा, क्या होता है सेंसस, कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों इसकी नीड है, और नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है भाई, चलो। बहुत सारे देखो इंडिया में डेटा जो है ना वो सेंसस के डेटा पे चलते हैं। अभी हमारे देश में 2011 वाला ही डेटा यूज़ हो रहा है, जबकि अब 2021 का हो जाना चाहिए था, और अब मैटर भी तब से अटका ही हुआ है, कुछ हो नहीं रहा है। तो वही एक आर्टिकल आया था आज कि भाई जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर काम करना चाहिए हमारी सरकार को। क्लैट यूजी 2024 का एवेंजर बैच, इफ़ यू वांट टू इनरोल यू कैन इनरोल। क्लैट यूजी 2025 का विजेता बैच, इफ़ यू वांट यू कैन इनरोल। आपको पता ही है कैसे करना है, एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो और इसमें जुड़ जाओ। डेमो क्लास देख सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप ये कोर्स लोगे, हमारी 7 बुक्स ऑफ क्लैट पॉइंट आपके घर पे फिजिकल डिलीवरी होंगी। एंड लास्ट ईयर वी हैव ऑलरेडी गिवन ट्रिमेंडस रिजल्ट। तो आई होप आप लोग चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।